जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, आज का टॉपिक है पर्यावरण जागरूकता। आज हम जानेंगे पर्यावरण के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में कि क्यों जरूरी है पर्यावरण जागरूकता, और पर्यावरण जागरूकता अगर नहीं होगी तो क्या समस्याएं आएंगी। और जैसा कि आजकल आप देख भी रहे होंगे कि पर्यावरण के प्रति अगर हम जागरूक नहीं हैं और हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेल सकती है। आप देख ही रहे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं कुछ है, ठीक है। तो प्रकृति जो है ना, वो हमें सबक सिखाती रहती है कि देखो बेटा, ज्यादा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ मत करो वरना सही कर देंगे हम, ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। आज का जो की पॉइंट्स हैं, आज की क्लास में जो हम समझने वाले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा। आज जो हम समझेंगे, सबसे पहले क्या समझेंगे कि भाई पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है पर्यावरण, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार कहता हूं कोई भी टॉपिक हो, जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। प्रश्न करोगे तो चीजों को समझ पाओगे। देखो एग्जाम में मैं जो पढ़ाऊंगा इतना पढ़ लिए, समझ गए, एग्जाम में गए, लिख दोगे, पास हो जाओगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ थोड़ा जागरूक भी होना। आप देखो टॉपिक का नाम ही है पर्यावरण जागरूकता। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए भी पढ़ो, ठीक है। और पढ़ाई जो है कहीं भी आपको नुकसान नहीं देगी अगर सही से पढ़े रहोगे तो। आज मैं पढ़ा हूं तभी तो आपको पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि भैया पर्यावरण क्षरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है पर्यावरण क्षरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। पर्यावरण क्षरण के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो करने से पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी जानेंगे। देखो ये आज के बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज के समय में यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है पर्यावरण, ठीक है। पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही ज्यादा क्या हो रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो रखा है। क्योंकि पर्यावरण, हम सांस कहां ले रहे हैं, पर्यावरण से ही तो ले रहे हैं, ये भी समझेंगे। अगर पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय, हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में जानेंगे अवलंबनीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और क्यों नेसेसरी है, ये इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत नाम सुने होंगे आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसके बारे में भी जानेंगे। पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो प्रयास हुए हैं, जो भारत सरकार ने प्रयास किया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है, उन्होंने क्या प्रयास किया है उसके बारे में भी जानेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास को भी जानेंगे कि हमारी सरकार पर्यावरण पे कितने नियम कानून बनाई है, क्या क्या बनाई है, और हमें कितना जागरूक रहना चाहिए इसके प्रति। इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या हम समझेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन था पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, ओरिजिन कहां से हुआ है पर्यावरण का, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि पर्यावरण की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से निकली है, और संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है परि, परि का मतलब क्या हो गया,
चारों तरफ, आप जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ जो भी चीज है, ठीक है, ये चारों तरफ, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे, ये सब क्या है, ये चारों तरफ है, ठीक है। क्या है, आवरण, मतलब घेराव है। चारों तरफ से हम किसी न किसी चीज से क्या है, घिरे हुए हैं, ठीक है। मतलब घेरने वाला क्या है, आवरण है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, चारों ओर से घेरने वाला जो आवरण है वही पर्यावरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आगे पीछे चारों ओर जो कुछ भी चीज दिखाई देती है वो सब क्या है, वो सब का सब पर्यावरण है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति हुई है, इन्वायरोनर से हुई है, फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से हुई है, जिसका मतलब होता है टू सराउंडिंग, मतलब उसका भी मतलब क्या हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। अंग्रेजी में देख लो चाहे संस्कृत भाषा से जो उत्पत्ति है उस हिंदी में देख लो, दोनों का क्या मतलब निकल रहा है कि चारों ओर से हमको कोई ना कोई चीज घेरे हुए है, उसी को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण। यानी अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि हम चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं, तो आंसर आपका होगा पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से घिरे हुए, ठीक है। पर्यावरण का थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लिखेंगे आप। तो ये होगा, पर्यावरण का अर्थ है, क्या अर्थ है, हमारे चारों ओर मौजूद वह संपूर्ण प्राकृतिक और मानव निर्मित संसार जो हमारे जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। चाहे वो मानव निर्मित संसाधन हो, चाहे प्राकृतिक द्वारा निर्मित संसाधन हो, वो सभी चीज जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं और प्रभावित होते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो पर्यावरण कहलाएगा। अब इसमें प्राकृतिक तत्व में क्या क्या आ जाएगा, प्राकृतिक तत्व में हवा है, वाटर है, ठीक है, पानी है, मिट्टी है, पेड़ है, जानवर है, पहाड़ है, नदी है, जो भी आप देख रहे हो जिसका निर्माण सिर्फ प्रकृति कर सकती है, वो प्राकृतिक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। मानव निर्मित तत्व, मानव निर्मित तत्व वो होते हैं जिसे मानव ने बनाया है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिसे मानव अपने उपयोग के लिए बनाया है, वो क्या कहलाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मानव निर्मित, मैन मेड थिंग्स हो जाएंगे वो, ठीक है, मैन मेड एलिमेंट हो जाएंगे वो, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, इमारत, सड़क, वाहन, मशीनें, पंखा, बिजली, बल्ब, एसी, फ्रिज, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के अंग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है आपको, मतलब आपके चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पर्यावरण हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई चलो हमने ये देख लिया कि पर्यावरण क्या है। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि पर्यावरण की समस्या क्या है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो इसके लिए जब हम इसको समझेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि देखो दो तरीके की थिंग्स होते हैं, दो तरीके का क्या होता है, संसाधन होते हैं, दो तरीके के रिसोर्स होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन अगर हम करते हैं ना, बहुत अधिक लिमिटलेस दोहन करने लगते हैं, तो क्या वही पर्यावरण के लिए समस्या बन जाता है। समझ गए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, लिमिटलेस तरीके से करते हैं, बिना सूझबूझ के करते हैं, ठीक है, तो वही हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है, नुकसानदेह हो जाता है। अब इसमें दो तरह के संसाधन होते हैं। एक संसाधन होता है नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स से आप शब्द से ही पता चल रहा होगा, नवीकरणीय, अर्थात जिसका उपयोग हम करें और वो फिर से पुनः प्राप्त कर लें उसको। ऐसा संसाधन, ऐसा रिसोर्स, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग अगर हम एक बार कर लेते हैं, उसको प्रकृति पुनः क्या करती है, भर देती है, वो पुनः हमें वो दे देती है, उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन।
अब इसमें क्या क्या है, ठीक है, और अगर ये नवीकरणीय है लेकिन इनका बहुत अधिक दोहन करो, क्योंकि देखो यार प्रकृति को भी समय चाहिए ना, किसी भी चीज को रिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, प्रकृति को भी समय चाहिए उसको रिन्यू करने के लिए। अगर वो समय नहीं हम देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रकृति पर्यावरण के लिए समस्या बन जाएगा। जैसे अगर हम ये जो रिन्यूएबल संसाधन है उसमें हम रखते हैं वन को, ठीक है भाई, वन से हमें लकड़ी मिलता है, पेड़ मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर हम वनों की कटाई अंधाधुंध तरीके से करें तो क्या इतनी ही जल्दी हम पौधे लगा सकते हैं, इतनी ही जल्दी उतने पौधे हम उपजा सकते हैं? अगर हम सूझबूझ के साथ हम जितना काट रहे हैं उतना ही अगर हम पौधे उत्पन्न नहीं कर पा रहे, उतने ही पौधे हम लगा नहीं रहे हैं, तो क्या ये समस्या नहीं हो जाएगा पर्यावरण के लिए? तो अगर हम वनों की कटाई अंधाधुंध करते हैं तो अगर वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है तो भी प्रकृति को उसको भरने में समय लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या आएंगे, अगर हम वनों की बहुत कटाई करते हैं लकड़ी के लिए, ठीक है, जमीन और खेती के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करें तो ये हमारे लिए समस्या हो जाएगा, भले ही ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसी तरह से जल का भी अगर हम अत्यधिक दोहन करें, बहुत ही ज्यादा दोहन करें, बेफजूल में खर्च करें, जहां जरूरत नहीं है वहां भी लगाएं, तो यही प्रकृति जल का भी क्या करेगा, उतनी तेजी से भरपाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमारे लिए समस्या बन जाता है। और जबकि जैसे मान लो हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, सीधे नलके से पानी निकालते थे और पी लेते थे। नल चल रहा है, मुंह लगा के पी लिए, यूं करके चुल्लू भर पानी में ऐसे चुल्लू करके पी लेते थे। क्या आज उसी नलके से हम ऐसे पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि अत्यधिक जल के दोहन की वजह से भूजल जो है ज्यादा निकलता है, और भूजल जब ज्यादा हम निकालते हैं तो वाटर लेवल नीचे भाग जाता है। और एक समय अगर इसी तरह से करते रहे तो एक समय में क्या होगा, जल की भी कमी हो जाएगी। संभावना तो यह बन रही है कि कई विद्वानों का यह कहना है, कई पर्यावरणविदों का यह कहना है कि अगला विश्व युद्ध कहीं जल के लिए ना होने लगे। अभी तो पेट्रोल के लिए हो रहा है, कई सारे देख रहे हो आप, कई सारे देशों में आग लगी हुई है, लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। अभी नेपाल में देखो कितना बड़ा आंदोलन हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तीसरा, मिट्टी का क्षरण, अत्यधिक खेती और उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग गलत तरीके से अगर हम करेंगे अधिक उत्पादन करने के लिए, तो भी क्या होगा, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होगा, मिट्टी के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी इसी तरह से जैव विविधता को भी नुकसान होगा। शिकार और अत्यधिक मछली पकड़ना, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण के लिए नुकसानदेह, जबकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्रकृति इसको भर सकती है, ठीक है, दोबारा बना सकती है, लेकिन इसको भी बनाने में थोड़ा टाइम चाहिए प्रकृति को, ठीक है, उतना नहीं चाहिए जितना अनवीकरणीय संसाधन के लिए लगता है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जैसे कोयला है और पेट्रोल का जलना। जब एक बार कोयला और पेट्रोल हो, चाहे ये लकड़ी है, इनको अगर एक बार आप जला दोगे तो इसको क्या दोबारा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। और जब ये जलता है तो ग्रीन हाउस गैस निकलती है इससे। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस वो गैसें हैं जो पर्यावरण में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इनका क्या होता है, ये क्या करते हैं, सूर्य का जो किरण आ रहा है, सूर्य का जो ताप आ रहा है, उसे पृथ्वी तक तो आने देते हैं, लेकिन जब ये वापस जाती है तो उसको रोक देते हैं, ठीक है, छत्र बनाकर रोक देंगे, जिससे हमारे उस एरिया का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेंगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो क्या लगता है, जीवन यहां संभव रहेगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस जो अनवीकरणीय संसाधन है, वो संसाधन है जो एक बार उपयोग हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसे खनन गतिविधियां, खनिज निकालने से भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, और उसका जो जंगल है वो नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण भी हो रहा है, जैसे तेल है, गैस है, कोयला है, ठीक है, ये सारे उद्योग से जो जहरीले धुआं निकल रहे हैं, ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अब ये प्राकृतिक संसाधन है दोनों, ठीक है। इसी तरह से प्लास्टिक और रसायनों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये जल, मिट्टी, समंदर, इन सब को क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। हमारे पास क्या है, इसके सीमित भंडार है जो अनवीकरणीय संसाधन है। अब सोचो, ये जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम को बनने में कितने 100 साल वर्ष लगते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो पेट्रोल है, पेट्रोल बनने में प्रकृति जब पेट्रोल बनाती है, इसके बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे, जब पेट्रोल बनाती है तो कितने 100 साल लग जाते हैं जीवाश्म को पेट्रोल में कन्वर्ट करने में। कोयला बनने में कितने 100 साल लग जाते हैं। तो सोचो, अगर हम इसका उपयोग ऐसे ही आंख बंद करके करेंगे तो ये हमारे लिए कितना हानिकारक होगा, ठीक है। और इससे जो धुआं निकलते हैं वो प्रकृति, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होंगे। तो नवीकरणीय है, ये असीमित है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए प्रकृति को। इसी तरह अनवीकरणीय संसाधन है, इन्हें कई 100 साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इनका जो भंडारण है वो सीमित भंडार है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के इन चीजों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये समझ गए होगे नवीकरणीय और नवीकरणीय। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं कि जो पर्यावरण की समस्याओं में विज्ञान और तकनीक जो है में जो तीव्र रूप से वृद्धि हुई है, वो कितना अपना योगदान निभाता है। पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाने में विज्ञान और तकनीक का हाथ है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले विज्ञान का जब विकास हुआ, और विज्ञान के विकास के बाद सबसे पहले क्या आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिकरण हुआ। और यही औद्योगिकरण की वजह से कई देश जो है क्या हुए, गुलाम भी हुए, साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथों की कठपुतली भी बने, उनका शोषण भी हुआ। किसकी वजह से, इसी विज्ञान की वजह से, इसी औद्योगिकरण की वजह से। क्योंकि विज्ञान से ही तकनीक आता है, और तकनीक से ही उद्योग बनते हैं, ठीक है। तो औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, फैक्ट्रियों, और जब बड़े बड़े उद्योग होंगे, सामानें बनेंगी, तो उसमें क्या होगा, जब फैक्ट्रियों से क्या निकलेंगे, धुआं निकलेंगी, जहरीली गैसें निकलेंगी, रासायनिक हवा निकलेगा, पानी में जो उसके कूड़े जो निकलते हैं, जो मलबा निकलते हैं, वो सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, बिना संशोधन किए हुए उसको, बिना स्वच्छ किए हुए उसको। तो सोचो कि कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये पर्यावरण को, ठीक है। औद्योगिकरण की वजह से हो गया। दूसरा, अगर हम देखें तो परिवहन के साधनों की बढ़ोतरी हो रही है, गाड़ी बन रहा है, कार बन रहा है। पहले क्या था, साइकिल था, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल के बाद क्या नाम है, गाड़ियां आई, गाड़ी के बाद एरोप्लेन आया, ट्रेन आया, ठीक है, फिर स्पेसशिप आए। समझ रहे हो कितनी तरीके से। अब तो वो क्या नाम है, बिना ड्राइवरलेस कार आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, विज्ञान की वजह से हो रहा है। जैसे कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि तकनीकी देन है, तकनीकों की देन है। लेकिन इसके जो ईंधन है, इनसे जो निकल रहा है पेट्रोल, डीजल से जो चलने वाली हैं, और इनसे जो धुआं निकल रहे हैं, ये क्या करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वही मतलब जो हमारे पर्यावरण का तापमान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना नुकसानदेह हो रहा है, ये भी विज्ञान की देन है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे भूमि के लिए नुकसानदेह, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है, पानी के लिए भी नुकसानदेह। क्या, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हम अधिक उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं, खाद मार रहे हैं, कीटनाशक चीजें मार रहे हैं, ठीक है। और वो उससे क्या हो रहा है, वो कीटनाशक चीजें हम जो मार रहे हैं और जो हम उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, वो पौधे में जा रहा है, पौधे से जमीन में जा रहा है, जमीन से फिर हमारे क्या नाम है, जो भूमि के अंदर जो वाटर है उसमें मिल रहा है, बरसात हो रही है, बरसात के जरिए नदियों में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, फिर वायु प्रदूषण भी हो रहा है, और उसके बाद जो भूमि के साथ जो दिक्कत हो रही है वो हो ही रही है। तो सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है, विज्ञान की वजह से हो रहा है, ठीक है। विज्ञान ने खेती को आसान बनाया, लेकिन अत्यधिक रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता को क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से परमाणु ऊर्जा, आज के समय में परमाणु ऊर्जा कितना नुकसानदेह, परमाणु बम है, अगर परमाणु बम किसी पे मार दो तो फिर हो गया कल्याण, ठीक है। अब सोचो, इससे जो हम बिजली बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, हालांकि
जब तक ये कंट्रोल में है तब तक तो ठीक है, अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया या कोई दुर्घटना हो गई तो सोचो क्या हो जाए। भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना होगा, कितना नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। लेकिन इससे जो रेडियो धार्मिक प्रदूषण निकलते हैं, जब हम न्यूक्लियर से बिजली बनाते हैं उससे रेडियो धार्मिक प्रदूषण निकलते हैं और ये कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है, ठीक है। जैसे चार्नोबिल में, फुकुशिमा में, ठीक है, और अभी हमारे भारत में भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें यही चीजें हैं। वनों की कटाई और मशीनों का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है इसी विज्ञान के कारण, ठीक है। इससे भी दिक्कत हो रही है पर्यावरण को, ठीक है। प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं ये बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता है। ये बहुत जल्दी अगर नष्ट नहीं होगा तो सोचो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा हमारे जमीन को, ठीक है। तो विज्ञान ने प्लास्टिक जो बनाया या प्लास्टिक जैसी जो चीजें बनाई है सस्ती और उपयोगी तो हैं लेकिन ये नष्ट नहीं होती हैं, बहुत जल्दी नष्ट नहीं होती हैं और मिट्टी तथा जल प्रदूषण के लिए बहुत ही ज्यादा अपना योगदान निभाती है। अब सोचो ये सारी जो चीजें हो रही हैं और जो ये पर्यावरण को हम तो सिर्फ लाभ लाभ देख लेते हैं लेकिन इसके दूसरे पहलू को हम नहीं देख पाते हैं जिससे हमें नुकसान भी हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मतलब है मानव अस्तित्व को नुकसान में डालना, मानव की प्रजाति को नुकसान में डालना, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं और भी चीजें देख रहे ले रहे हैं। यही विज्ञान और क्या क्या करता है, ये ई कचरा के लिए भी जिम्मेदार है। कैसे? कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, इनके जो उपकरण हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो कचरे में बदल जाते हैं और ये कचरा क्या होते हैं, इससे निकलने वाले धातु और रासायनिक क्या होते हैं, जमीन और पानी के लिए नुकसानदेह होते हैं, दूषित होते हैं। अगर इनका सही तरीके से निपटारण नहीं किया जाता है तो ये सोचो हमारे जमीन के लिए अगर नुकसानदेह होंगे तो हम उत्पादन कहाँ करेंगे, और पानी के लिए अगर ये दूषित करेंगे तो हम पानी क्या पिएंगे। घर घर में आरओ लगा हुआ है आज के समय में, उसके बाद भी हम सही पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं पता नहीं, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि होने का मतलब है कि भूमि पे दबाव बढ़ना, पर्यावरण पे दबाव पड़ना और इसी वजह से प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए क्या करती रहती है, कुछ न कुछ कांड करती रहती है। कहीं बाढ़ ला देगी, कहीं सुनामी ला देगी, कहीं भूकंप ला देगी, कहीं ज्वालामुखी फटवा देगी, कहीं बादल फटवा देगी, समझ रहे हो। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि इसी तरह से होता रहा तो क्या होगा, भूमि पे, जंगलों पे, ठीक है, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इससे पर्यावरण क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। मान लो आप कोई बोझा, कभी गए हो, गांव वाले लोग ज्यादा समझेंगे, बोझा या आपके सर पे इतना ज्यादा भार रख दिया जाए जिसे आप उठा ही ना पाओ तो क्या करोगे, उठा के पटक दोगे। यही प्रकृति भी करती है, यही पर्यावरण के साथ अगर हम बहुत ज्यादा खिलवाड़ करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं तो ये उठा के पटक देती है, यही काम करती है ये, ठीक है। इसी तरह से भूमि, वायु और पानी जो है इसको भी हम प्रदूषित किए जा रहे हैं, ठीक है। पौधे, जानवरों और मानव जाति को प्रभावित कर रहे हैं। पानी की जो मृदा है, पानी जो क्या करती है, मृदा अपरदन करती है, सभी प्रकार के नाभिकीय कचरों को कहां ले जाएगी, नदियों और सागरों में ले जाके मिला देगी। कैसे? जब बाढ़ आएगा तो जितने उपजाऊ भूमि है उसका कटाव करके लेके कहां लेके चली जाती है, नदियों में, और नदियों से समंदर में लेके चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम जो खेतों में कीटनाशक मारे रहेंगे, खाद मारे रहेंगे, या जो भी ई कचरा जो भी है नाभिकीय रूप से जो भी उपयोग किए रहेंगे वो सबको नदियों में मिलाकर फिर लेके सीधे सागर में लेके चली जाएगी। या जो फैक्ट्री से हमारे पानी नदियों में जा रहे हैं वो नदियों का पानी फिर सागर में जाएगा, सागर में जाएगा तो वहां का जैव विविधता है, जो जैविक मतलब समंदर में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये सब चीज क्या है, ये सारी चीजें विज्ञान की वजह से नुकसानदेह है, ठीक है। इसी तरह से अब शहरीकरण को देख लीजिए। शहरीकरण आज के समय में हर शहर में इतनी भीड़ बढ़ गई है, धूल धक्कड़ धुआं फैला हुआ है, सांस लेने में हालत खराब हो जाती है। दिवाली में इतने पटाखे फूटते हैं,
ठीक है, तो ये सब पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदेह है और ये बीमारी को बढ़ाते हैं। तो शहरीकरण भी कहीं ना कहीं क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, अगर सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से इसका विकास नहीं होता है तो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आगे हम देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे ना पर्यावरण के प्रति, तो ये क्या करेगा, मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या होगा, आवश्यक है पर्यावरण के प्रति जागरूक होना। अगर पर्यावरण के प्रति हम जागरूक नहीं रहेंगे, हमने जो पीछे बताया है, अगर इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे नहीं, इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं कि किस तरह से कितनी हद तक हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यही पर्यावरण मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो मानव अस्तित्व को बचाने के लिए भी यह जागरूकता आवश्यक है। दूसरा, भाई आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो हम कुछ छोड़ के जाएं कि सब हम ही नुकसान बेड़ा गर्क कर दें पर्यावरण का। जो हमारे पीछे पीढ़ी आ रही है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो उनके अस्तित्व के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वो पता चले कि वो आ रहे हैं और पूरा प्रदूषित वातावरण में आ रहे हैं, धुआं सांस के रूप में धुआं ले रहे हैं, तो ये भी तो दिक्कत है ना। और अगर हमारी पीढ़ी को खतरा होता है तो फिर हमारा मानव अस्तित्व वो खतरा हो जाएगा। तो पीढ़ी को बचाने के लिए और उनकी आवश्यकताओं के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए भी पर्यावरण, अगर पर्यावरण, आप बहुत सुनते होंगे कि भाई पर्यावरण चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, संतुलन बिगड़ रहा है, जब बरसात होना चाहिए तो गर्मी हो रहा है, जब गर्मी होना चाहिए तो बरसात हो रहा, ठंडी में गर्मी हो रही, गर्मी में बरसात हो रहा, बरसात में ठंड हो रहा, यही तो है, संतुलन बिगड़ रहा। तो ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए भी क्या है, जागरूकता आवश्यक है। रासायनिक और विकिरण की भयावह समस्या, जो रसायन तत्वों का हम उपयोग कर रहे हैं उससे जमीन को कितना नुकसान पहुंच रहा है, पानी जल को कितना नुकसान पहुंच रहा है, जल जीव जो समंदर में रहने वाले हैं, सागर में रहने वाले हैं या नदियों में रहने वाले हैं, उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंच रहा है। और अगर रासायनिक विकिरण फैल गया, परमाणु, मान लो आज के समय में अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो मानव अस्तित्व तो क्या कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सजग रहना, इसके लिए भी जागरूकता चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित होना, हम जो उपयोग कर रहे हैं ना उसका, प्रकृति मैंने बताया ना नवीकरणीय और अनवीकरणीय, लेकिन प्रकृति को नवीकरणीय के लिए भी समय चाहिए और अनवीकरणीय जो संसाधन है उसका भी उपयोग हमें थोड़ा सा दिमाग से करना होगा, सोच समझ के करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित हैं। और अगर हम सारा हम ही उपयोग कर जाएंगे तो पीढ़ियां जो आएंगी वो क्या करेंगी। मान लो तुम्हारे घर में साल भर का राशन है, लेकिन अब 6 महीने में ही खा के खत्म कर दोगे तो 6 महीने क्या करोगे, और जो आगे तुम्हारी पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी, वो क्या खाएगी। तो हमें सोच समझ के हमको उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो संकट खड़ा है। आपकी सैलरी जितनी हो, आप जितना कमाओगे उतना ही तो खर्च करोगे, उससे ज्यादा खर्च करोगे तो कर्जा होगा, और कर्ज होगा तो जो कर्जा दिया है वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है आप समझ रहे हो। यही प्रकृति का भी काम है, यही इन्वायरमेंट का भी काम है। आपको संसाधन दिया है, आप उसका उपयोग बुद्धि से करो। अगर उससे ज्यादा करोगे और उस पर ज्यादा बोझ डालोगे तो फिर वो सोचो वो तो परम शक्ति है। ठीक है, इसी तरह से वन्य जीव जो है वो लुप्त हो रहे हैं। एक समय में हम जब छोटे थे तो गौरैया नाम की एक पक्षी होती थी हमारे घरों में। आज के समय में गौरैया खत्म है, गिद्ध खत्म है, विलुप्त हो चुके हैं। कई सारे ऐसे ही पक्षी जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? इन्हीं पर्यावरण प्रदूषण के कारण और इन्वायरमेंटल चेंज के कारण। तो क्या लगता है मानव अस्तित्व बचा रहेगा अगर इसी तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे? तो इनके भी सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, प्रदूषण की बढ़ती समस्या, ये जो प्रदूषण इतना बढ़ रहा है ये तो अपने आप में एक विकराल समस्या है, इसके बारे में तो आप सब जानते हो, इसमें क्या मैं बताऊं। जलवायु परिवर्तन की समस्या, मैंने बताया जलवायु किस हिसाब से परिवर्तित हो रही है।
जहां बारिश होना चाहिए वहां बारिश नहीं है, जहां जब होना चाहिए तब नहीं हो रहा, फसल खराब करने के लिए बारिश हो जाती है, जब जरूरत होती तो होती ही नहीं है, ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंडी, यही सब चल रहा है। तो जलवायु में भी बहुत क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहे हैं। सतत विकास को अपनाना होगा। सतत विकास में हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है, पर्यावरण अगर स्वस्थ है तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये सारी जितनी हैं, इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या रहें, जागरूक रहें। अवेयरनेस टुवर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है और हर व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगला है अवलंबनीय विकास से आप क्या समझते हैं। अवलंबनीय विकास से आप क्या समझते हैं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो उत्पत्ति हुई थी, इस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई थी, इसका जो उपयोग किया गया था वो 1987 में किया था। कब किया गया था, ब्रटलैंड आयोग के द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया था। और ये क्या, ठीक है, और इस विचार को रखा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विचार को रखा गया था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये इस रिपोर्ट में बताया गया था। इसको आप लिख लेना या रट लेना, अगर ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ हम समझ लेते हैं। सतत विकास वह है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, ठीक है, परंतु भविष्य की पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं के साथ समझौता न करे। मैंने बताया ना कि पीढ़ियों के लिए भी छोड़े, कुछ पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के रखे, उनके आने के लिए भी सोच, मतलब स्वागत के लिए भी कुछ रखे, छोड़ दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है आज है और आज खा के खत्म कर दो, आने वाले कल के बारे में मत सोचो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यह हुआ कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, और ऐसे उपयोग करना जिससे हमारी जरूरत भी पूरी हो, हमारी आवश्यकता भी पूरी हो, हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं, और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, ठीक है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि देखो भाई, संतुलन होना चाहिए, किस किस में, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण विकास में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। संतुलित रूप से इन सबका विकास होना चाहिए। अगर असंतुलन होता है तो वो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होगा। तो संतुलन बनाकर ही हम विकास कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण होना अति आवश्यक है। जैसे जल, जंगल, मिट्टी, खनिज का उपयोग कैसे होना चाहिए, समझदारी पूर्वक होना चाहिए, न कि जैसे तैसे करते रहो, ठीक है। स्वच्छ तकनीक का उपयोग करो, प्रदूषण कम करने वाले तकनीक का उपयोग करो जिससे प्रदूषण कम हो। लाइक जैसे अब इस समय तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आ गया है, सौर ऊर्जा आ गई है, पवन ऊर्जा आ गया है, समुद्र का जो तरंग है, ज्वार भाटा का भी ऊर्जा से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितने स्वच्छ तकनीक हैं उनका उपयोग करो जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो, ठीक है। समानता, हर वर्ग और आने वाले पीढ़ियों को समान अवसर देने की भी बात कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। कि देखो भाई, जो हमारा जितना अधिकार है, ठीक है, हमें जितना अधिकार है इस धरती पे रहने का, इन संसाधनों का उपयोग करने का, उतना ही अधिकार हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी है। तो उनके लिए भी हमें व्यवस्था करना है और उनके लिए भी हमें समानता का तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। दीर्घकालिक सोच की बात करता है। ये केवल आज के लिए नहीं, सिर्फ आज के बारे में मत सोचो कि भैया आज है अभी कर लो, बल्कि भविष्य के लिए भी योजना बना के रखो कि भविष्य में अगर समस्याएं आएंगी तो कैसे उससे निपटेंगे। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको कितना
इतना समय दे दिया जाए कि जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं उसका क्या हो, रिन्यूएबल कर ले प्रकृति अपने समय से। ठीक है, उतना ज्यादा बोझ मत डाल दो प्रकृति के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या काम हुए हैं। देखो, जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा और जब जलवायु में परिवर्तन होने लगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग जागरूक हुए कि भाई इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पर्यावरण का जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो सुनामी आएंगे। कई सारे जो देश हैं या कई सारे जो एरिया हैं जो समुद्र के किनारे हैं वो समंदर में समा जाएंगे। तो सोचना जरूरी भी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें होने लगी। तो एक सबसे पहले क्या हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में स्वीडन में। इसमें 113 देशों ने भाग लिया और इसमें ये बताया गया कि देखो भाई विश्व पर्यावरण कार्यक्रम बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि पूरी दुनिया जो है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी क्या करेंगी, नीतियां बनाएंगी और उसका समन्वय करेंगी, उसको लागू करेंगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। क्योंकि एक देश सिर्फ करके नहीं हो पाएगा, एक देश ही जब से नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति कितना पर्यावरण को सुरक्षित रख लेगा, ऐसे ही एक देश कितना सुरक्षित रख लेगा। इसलिए हर एक देश को इस पे काम करना पड़ेगा और इसके लिए विश्व पर्यावरण कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हुआ ब्रटलैंड रिपोर्ट आया 1987 में। इसमें बोला गया आवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका एक समान फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसमें कहा गया कि देखो भाई सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसने बात की और इसको परिभाषित किया, जिसको हमने पीछे देखा है अभी, और आज भी इसी पर आधारित नीतियां बनाई जाती हैं कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ना है और हमारे मानव अस्तित्व के लिए ये आवश्यक भी है। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ और 1992 में हुआ। इसमें 21 एजेंडा अपनाए गए। ठीक है, 21 एजेंडा अपनाए गए जिसमें क्या बात की गई, विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए कहा गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन शुरू किया गया इस पे। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सब चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं क्योंकि ये पर्यावरण को लेकर सतर्क हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। इसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में जापान में, और विकसित देशों ने क्या कहा कि देखो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करने की जिम्मेदारी है सभी देशों को, और उसके लिए उन्होंने कार्बन क्रेडिट जैसी व्यवस्था लागू की, जिसमें यह कहा, देखो कार्बन क्रेडिट क्या है कि एक पॉइंट दिया जाता है कि कोई भी देश कितना कार्बन उत्सर्जित कर सकता है, मतलब पर्यावरण में छोड़ सकता है, इसको कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। इसी तरह से हर उद्योग को ये कार्बन क्रेडिट दिया जाए कि कोई भी उद्योग कितना कार्बन जो है वो पर्यावरण में छोड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम कार्बन को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, और कार्बन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। CO2 जो है वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आगे फिर जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ 2002 में दक्षिण अफ्रीका में, इसमें वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है इसे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, सतत विकास को वैश्विक स्तर पर लागू करने का इसमें प्लान किया गया, योजना बनाई गई। इसी तरह से पेरिस समझौता हुआ 2015 में फ्रांस में, इसमें 195 देशों ने भाग लिया और जलवायु परिवर्तन पर सहमति जताई कि हाँ भाई जलवायु में परिवर्तन तो हो रहा है, और ये लक्ष्य तय किया कि पृथ्वी के तापमान को 2 सेंटीग्रेड से कम रखेंगे। ठीक है, अगर 2 सेंटीग्रेड है वो उससे कम लाएंगे, और संभव हो तो कहां लाएंगे, 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित रखा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। सभी देश अपने नेशन में क्या करेंगे,
इसके लिए नियम बनाएंगे, इसके लिए कानून बनाएंगे, ठीक है, और इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य बनाया गया 2015 से 2030 के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने इसको बनाया था, ठीक है। और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किया जाएगा और इसी के हिसाब से काम होगा। और इसमें क्या व्यवस्था की गई, इसमें गरीबी को हटाना है, स्वच्छ ऊर्जा लाना है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उस पर कार्रवाई करना है, स्वच्छ पानी के लिए व्यवस्था करना है और स्थायी शहर जैसे लक्ष्यों को शामिल किया गया कि अगर हम शहरीकरण भी कर रहे हैं तो क्या क्या वहां पे होना जरूरी है जिससे पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहा है ताकि जलवायु को संरक्षित किया जा सके। इसी तरह से राष्ट्रीय रूप में हमारे देश जो भारत है इसने क्या प्रयास किए, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो हमारा राष्ट्र है उसने क्या प्रयास किए। तो जो भारत सरकार है उसने क्या किया, उसने किया कि भाई एक पर्यावरणीय अदालत बनाया जिसे हम ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनाया गया। इसका काम ही होता है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कानून बनाना, आदेश देना, जुर्माना लगाना, जो भी पर्यावरण को क्षति होती है उस पर यह कार्रवाई करता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था। पर्यावरण हितैषी उत्पाद, जितना उत्पाद है वो पर्यावरण हितैषी होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। उसके लिए बना पेट्रोल से शीशा को मुक्त किया जाए, ठीक है। पेट्रोल से शीशा को मुक्त करना है। जो पेट्रोल जो होता है ना, कच्चा पेट्रोल, उसमें जो शीशा होते हैं उस शीशा को पहले क्या किया जाए, संशोधित किया जाए और शीशा को बाहर निकाला जाए। सौर ऊर्जा आयोग बनाया जाए और सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक चीजों में किया जाए, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये शुद्ध एनर्जी है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा आयोग को बनाया गया ताकि ये ऐसे नीतियां बनाकर सरकार को दे सके कि हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग कर पाए, पेट्रोल डीजल के, और चाहे परमाणु संयंत्र है उसके स्थान पर हम सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर पाए। आज देखो बिजली भी सौर ऊर्जा से बन रही है ना, कई सारे मोटर वोटर हर चीज सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो बिजली कोयले से जो बिजली बनती थी उस पर थोड़ा दबाव कम होगा, कोयले से बिजली कम बनेगी, ठीक है। जो बैटरी थी, जो पेट्रोल चलते थे, पेट्रोल से जो चाहे डीजल से जो गाड़ियां चलती थी, आज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया है, इलेक्ट्रिक से चलती है। और इलेक्ट्रिक किससे बनने लगा है, आज के समय में इलेक्ट्रिक बन रहा है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। तो हो रहा है ना कि सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है और जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, संसाधन है, उस पर डिपेंडेंसी कम हो रही है हमारी। तो ये पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छा है। राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद बनाया गया कि जो जितने कूड़ा हैं हमारे, जितने अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनका अच्छे से निपटारण किया जा सके, उसके लिए नियम बनाने के लिए राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद की स्थापना सरकार करती है और ये उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां बनाना, जैसे अभी दिल्ली में देखते हो कई बार जो केजरीवाल थे ऑड इवन नियम चलाते थे, ठीक है। क्या नाम है, न्यायालय ने 10 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उसे वर्जित कर दिया है दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीज पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। या अगर आपका गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं हो रखा है तो चालान हो सकता है आपका। तो ये सब क्यों है, इसीलिए है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। तो मोटर वाहनों द्वारा जो प्रदूषण है उसे कम करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से पब्लिक लाइबिलिटी दिया गया, जन दायित्व बीमा दिया गया कि जो जितना पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा उतना ही क्या करेगा, भरपाई भी करेगा। उसके लिए जन दायित्व बीमा कराया गया कि मान लो अगर कोई पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो पर्यावरण को नुकसान होने की वजह से मुझे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो उसके लिए जन दायित्व बीमा कराया गया, ठीक है। इसकी लाइबिलिटी दी गई कंपनियों को। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया गया। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान आप नहीं कर सकते हैं।
नियम है लेकिन हर जगह हो रहा है, कौन रोकने जाएगा? अगर आप कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, आप किसी बोलो भाई कि नहीं पी सकते, लड़ाई करने लगेगा, मार झगड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बोलने कौन जाएगा? जबकि नियम है, कानून है, ये सार्वजनिक स्थल पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, लेकिन वो बीड़ी या सिगरेट मार रहा, आपको भी, आप बगल से निकल रहे हो, सांस ले रहे हो, उसका जो छोटा धुआं है खींच रहे हो अपने अंदर, क्या करोगे? बोल भी नहीं सकते। इसीलिए समुद्र तट के निकट जो होटल है उसको वर्जित कर दिया गया कि समुद्र तट के निकट जितने होटल हैं उनको दूर बनाया जाएगा, ताकि जो होटल से निकलने वाले कूड़े करकट हैं वो समंदर में ना जाए, समुद्र का संरक्षण हो पाए। हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा, जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक कीटनाशक हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने। अब जो जरूरी है उनका उपयोग होता है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा, जैसे जो मिट्टी को, जो मृदा को क्या करते हैं, ऊसर बना देते हैं, उनकी उर्वरता खत्म कर देते हैं, उसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने ऐसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तो आप देखते हो ना, मृदा रिपोर्ट आता है, अब मोदी सरकार ने चलाया है, इसमें मृदा, हर खेत की उर्वरकता को जांचा जाता है कि इसकी उर्वरकता कम तो नहीं हो रही है, कितनी उसमें उपजाऊ की क्षमता कितनी है, कितना उपज सकता है अनाज वहां पे, तो इसके लिए भी प्रबंध किया गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये हमारे गवर्नमेंट ने किया है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिख देंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम आज की क्लास में बात भी किए हैं। आप इसको सॉल्व करिए, लिखिए, लिखना ही रामबाण है एग्जामिनेशन के लिए, सफलता के लिए। अगर आप एग्जामिनेशन में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो भी अगर आप लिखेंगे नहीं तो पास होने में दिक्कत होगी। और अगर भविष्य में आप कुछ बहुत अच्छा बनना चाह रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप एक आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो भी आपको लिखने आना चाहिए। अगर लिख नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी बड़े एग्जामिनेशंस में, ठीक है। क्वेश्चंस आप ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो। जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है, उस समय हम एक क्लास चलाएंगे, उसमें सारी चीज मैं पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, बता दूंगा, पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन लिखने का अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में सपने देखिए, लक्ष्य बनाइए और उसे पूरा करने में लग जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।